हाय दोस्तों, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल द लर्निंग स्टेशन पर। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, जहां पर हम आज बात करेंगे जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है एज पर दी एनईपी और उसका कितनी टाइप है, उस सभी को एग्जाम्पल के साथ बारीकी से समझने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले हम समझते हैं कि इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, असेसमेंट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो या फिर कहीं भी काम करते हैं, तो आपकी जो लेवल है, प्रोफिशिएंसी का लेवल है, आपकी जो स्किल का जो लेवल है वो क्या है, ठीक है, उसका जो अचीवमेंट लेवल क्या है, वही चीज़ को हम जज करने के लिए क्या करते हैं। हो सकता है कि हम अपने आप को असेस करते हैं या तो दूसरों को असेस करते हैं। अगर आप टीचर हैं या कोई प्रोफेसर है, लेक्चर है, तो आप क्या करेंगे, आपके जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को आप क्या करते हैं, असेस करते हैं कि उन्हीं लोगों का जो लर्निंग लेवल क्या है उसी को जानने के लिए। और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, अगर किसी में ज़रूरत है तो आप रीमेडियल टीचिंग देकर बच्चों को और थोड़ा सा इम्प्रूव बनाते हैं, थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं। तो ये होता है हमारा काम है को असेसमेंट का मतलब होता है हमारा स्किल को जज करना, कोई भी काम हम करते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं कितने प्रकार की है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये जो असेसमेंट है, ये 4 प्रकार के असेसमेंट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन वो क्या क्या है। पहला जो आ जाता है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, समझेंगे बाद में। असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा आ जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तीसरा असेसमेंट एज लर्निंग। एंड चौथा जो आ जाता है असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, मैंने 4 बताया, 4 प्रकार की सीसी होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो पहले हम समझते हैं कौन सा, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है। मान लीजिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या तो बीएड कोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या होता है, आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर आप एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तब जाकर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो उसमें क्या हुआ, आपको उस कॉलेज में या फिर जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिटी होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो है या नहीं, उसी को जज करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो नीट या फिर जेईई मेन आप एग्जाम देते हैं। तो ये सब जितने भी सारे एग्जाम होता है कि हम पढ़ाई करने के लिए, कुछ सीखने के लिए जो एंट्रेंस देकर किसी में एडमिशन होता है, उसमें जो असेसमेंट प्रक्रिया होता है उसी को हम क्या कहेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। समझे? तो दूसरा हम समझते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, वही समझते हैं। मान लीजिए आपने बीएड कोर्स में एंट्री मार लिया, ठीक है, अब 2 साल आपने वही को पढ़ाई करना पड़ता है और 2 साल में आपको 2 बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है। एक तो फर्स्ट ईयर में देंगे और दूसरा फाइनल ईयर में देंगे। तो ये क्या होता है, एक सेशन, एक पीरियड के बाद आपने क्या सीखा उसी को असेस किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आपने जो सीखा 1 साल में या फिर 6 महीने में आपने जो सीखा उसी को असेस किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू से, और उसी प्रकार के असेसमेंट को हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने जो सीखा। ठीक है, तीसरा समझते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन या फिर कोई स्टूडेंट अगर अपने आप को जज करता है, ठीक है, तो उसी असेसमेंट को हम क्या कहेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग। और ये एक सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण असेसमेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा अपने आप को असेस कर पाता है कि मेरा लेकिंग एरिया कौन सा है और मेरा स्ट्रेंथनिंग एरिया कौन सा है, तो उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, वो जिस एरिया में वो लेक हो रहा है उसी को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, और जिसमें तो स्ट्रेंथन है उसको और भी थोड़ा सा बेहतर से बेहतर बना सकेगा। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट जो प्रक्रिया हर किसी के अंदर होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, पेरेंट्स हो, कुछ भी हो। तो ये आपको समझ में आ गया, असेसमेंट एज लर्निंग मतलब सेल्फ असेसमेंट होगा। ठीक है, और दूसरा असेसमेंट इन लर्निंग, सर ये चौथा वाला है, असेसमेंट इन लर्निंग। उसका मतलब होता है जो कि हम उसे कह सकते हैं कि क्लासरूम असेसमेंट भी कह सकते हैं। जब क्लास चल ही रहा है उसी समय क्या करते हैं, टीचर बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और उस एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद बच्चों को कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा कितना सीख पाया उसी के। ठीक है, एक्टिविटीज़ के माध्यम से जिस कॉन्सेप्ट को हम समझाना चाहते थे बच्चों को, वो समझ पाए या नहीं, वही को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ असेसमेंट प्रक्रिया वहीं पर क्लासरूम में ही होता है। और उसी असेसमेंट को क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, तो एडेप्टिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होता है बच्चों का जो प्रॉब्लम क्या है,
उसको डायग्नोस किया जाता है और डायग्नोस करने के बाद इमीडिएटली उसको रीमेडियल टीचिंग दिया जाता है। जो बच्चे लेक हो रहे हैं उन्हीं को रीमेडियल टीचिंग देकर उसको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाता है, और जो बच्चे थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है उन्हीं लोगों के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम ऐड किया जाता है कि वो ताकि बेहतर से बेहतर वो कर सके। तो दोस्तों जो पहला जो मैंने आपको बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो एक प्रकार की क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम उसे कह सकते हैं। और जो हमारा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो सेकंड वाला था वो समेटिव असेसमेंट की कैटेगरी में जाएगा। जो असेसमेंट इज लर्निंग है तो समेटिव में भी नहीं जाएगा, ना तो फॉर्मेटिव में जाएगा। और जो चौथा वाला है असेसमेंट इन लर्निंग है क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, जब भी आप कोई कुछ सीखने के लिए जब एंट्रेंस देते हैं और उसमें एंट्री मारते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार की फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब आप एक पीरियड के बाद कुछ सीखने के बाद जब आपके असेसमेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकार की समेटिव असेसमेंट होगा। और वो किस कैटेगरी में आएगा, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट हो गया, असेसमेंट इज लर्निंग। अगर कोई सीखने के मैंने दौरान जब हम कुछ सीख ही रहे हैं उसी टाइम पे अगर हमारा असेसमेंट हो रहा है तो उसी असेसमेंट को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज पर दी NEP 2020, उस फॉर्मेटिव और अडेप्टिव असेसमेंट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा और बच्चों को क्लास के दौरान रिमेडियल टीचिंग दिया जाएगा, एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा और टाइम टू टाइम बच्चों का असेसमेंट करके उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये था जो हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बाद। तो दोस्तों फिर मैं आपके सामने एक नए लेसन के साथ उपस्थित रहूँगा। जय हिंद।